वादे के अनुसार हमारे साथ शादाब चौहान एएमआईएम की युवा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से उनके साथ मेरठ में घटना हुई कि उन्होंने कुछ लिखा और बीजेपी के एमएलए ने उन्हें धमकी दी डाली और इसके बारे में हमें शादाब भाई हमारे साथ मौजूद है। तो शादाब भाई बेहतर बता पाएंगे। शादाब भाई, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के एक एमएलए ने मेरे को थ्रेट किया और थ्रेट इसलिए किया कि मैंने 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ बनकर और कोर्ट की इज्जत करने की बात कही जो उनको समझ में नहीं आई, इसलिए क्योंकि वो हमेशा बीजेपी की आइडियोलॉजी रही है जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो कोर्ट के हक में बोलेगा। उस सावरकर और सावरकर की नफरत वाली सोच थी कि तिरंगा कभी हमारा झंडा नहीं होगा, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा दस्तूर बनाया जिस पर हमें पूरा यकीन है कि जिसके सामने ये सब के सब मजबूर हैं सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सब चीज़ देने के लिए। मैं अपने ताल्लुक से यही कहूँगा कि शादाब चौहान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा है और मजलिस डरने घबराने वालों की जमात नहीं है। मैं उन एमएलए साहब के इलाके में भी जा सकता हूं, अगर हिम्मत है तो वो आए, देखते हैं कौन किसको क्या करता है। दूसरी बात यह है कि वजह यह है कि मुझको टारगेट सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने बागपत, बजेड़ा और जितने भी मर्डर इशूज सारे मामला मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं उन पे उत्तर प्रदेश का कोई लीडर सामने नहीं आया। अगर सामने आया तो सिर्फ शादाब चौहान आया, जिससे कि इनको परेशानी नजर आ रही है। शादाब, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग असद साहब की डीपी लगा करके गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं, चाहे किसी ने कुछ अपनी राय रखी या यूपी इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं मजलिस इन सब चीज़ों में उलझ करके नहीं रह गई। देखिए, डीपी लगाने से कोई ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो किस पार्टी का नुमाइंदा है। कई बार मेरी डीपी इस्तेमाल की गई, बैरिस्टर साहब की गई। हकीकत ये है कि कुछ पार्टी के विरोधी हैं जो जिनका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। कई बार गैर मुस्लिम लोग मुस्लिम आईडी बनाकर बैरिस्टर साहब की आईडी लगाकर ये बताना चाहते हैं कि इनकी सोच ही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों पर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह वो आइंदा या कभी भी और ना किया होगा किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़मीन पे काम करेगी मुसलमानों और दलितों के हक के लिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली एमसीडी में एएमआईएम ने अपने पहले ऐलान करा कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आखिरी दिन आते आते उन्होंने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो क्या सोच रही है, क्या रणनीति रही, इसके बारे में आप खुलकर क्या हमें बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और दिल्ली प्रेसिडेंट और हमारी जितना बोर्ड है वो उसने डिस्कस करके जो बेटर हुआ है, क्योंकि हमारा मकसद है नुमाइंदगी करना, आवाज़ उठाना। ये शुरुआती दौर है, इंशाल्लाह धीरे धीरे अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना अल्लाह का काम है। हम इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक, जब तक यहाँ बसने वाले तमाम मजलूमों को हक नहीं दिलाते, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो भी फैसला आएगा, जो आवाम मैंडेट देगी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यूपी की राजनीति, यूपी का चुनाव जो है खत्म हो चुका है, वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने आते ही मीट बीफ बैन, रोमियो स्क्वाड बैन, सब चीज़ पर तमाम तरीके से बैन, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीट बंदी के लिए मौजूदा सरकार के साथ साबिका गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। कहाँ गए थे ये बड़े बड़े खान साहब, बड़े बड़े लोग, क्यों लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराया? और रही बात ये है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग सेहत का ख्याल रख रहे हैं इसलिए हम लीगल करना चाह रहे हैं लाइसेंस। मुझे ये बताइए कि जब दूध बेचने वाला दूध लेकर जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जाते हैं, तमाम तरह की मामला हैं, दवा सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब आप वेजिटेबल की शॉप्स को बंद करा देंगे, आप सारे मिल्क वेंडर्स को बंद ख़त्म कर देंगे। हिम्मत तो करिए। मकसद ये था कि कम्युनिटी में नफरत को पैदा किया जाए और ये कहा जाए मुसलमानों में तुम्हारा रोज़गार ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर चीफ मिनिस्टर में हिम्मत थी तो रोज़गार देना चाहिए था मुसलमानों के लिए। 2019 को लेकर के मजलिस की क्या तैयारियां और किस तरीके से बूथ लेवल पर यूपी में आप मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, या किस तरीके से मेहनत जो ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं जो इस बार कमी रह गई उस तरीके को मजलिस किस तरीके से पूरा करेगी? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मिशन के लिए काम करती है, एक तहरीक है। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी।
अगर कोई चीज़ बाकी रहेगी तो जमात बाकी रहेगी। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम घर घर तक इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। उसके लिए हम खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ेर क़यादत एक एक घर में इंशाल्लाह मजलिस का पैगाम जाएगा और उस पर हम काम कर रहे हैं बूथ लेवल पर। और ज़मीनी जितने मसाइल हैं तमाम मसाइल पर बात कर रहे हैं और इसी मसाइल पर हम बात कर रहे हैं, इसीलिए दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग वो चीज़ें चाह रहे हैं, तालीम चाह रहे हैं, हम रोज़गार चाह रहे हैं, हम सेहत के इंतज़ाम चाह रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं हमसे। 2019 में सुनने में आ रहा है कि सपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी मिलकर के गठबंधन करने जा रही है, तो इस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी 2019 में 2 साल का अर्सा बाकी है। क्या होता है, सियासी हालात क्या होते हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो फैसला करेंगे जो मिल्लत के हक़ में होगा, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला होगा, जमात के हक़ में होगा, वो जो भी फैसला लेंगे हमें वो इस्तकबाल है, उसका हम इस्तकबाल करेंगे। और अभी वक्त है, लेकिन हम लोग को काम, मैंने कहा कि इलेक्शन आते रहेंगे। हम इलेक्शन, हमारा मेन सिर्फ इलेक्शन मकसद नहीं है, हमारा मकसद मजलूमों को हक़ दिलाना है। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, सबसे बड़ा मसला ये है कि नाइंसाफियों के खिलाफ खड़े होना है, और वो हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 में क्या मजलिस भी किसी न किसी से गठबंधन की कोशिश करेगी, या कोई ऐसी पार्टी जिनके बारे में मजलिस चाहती हो कि इनसे गठबंधन हो तो हमें फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा और नुकसान मकसद नहीं है, हमें फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान को फ़ायदा होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि यहाँ के तमाम शहरियों को फ़ायदा होना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर एक दलित और मुसलमान तमाम लोग मिलकर हक़ के लिए लड़ें, हम उसका वेलकम करेंगे। और हमने पहले भी कहा कि हमारा मकसद है कि दलित मुसलमान मुत्तहिद होकर जालिमों के खिलाफ खड़े। 2019 में वेस्ट बंगाल से हमारे पास मजलिस के कुछ चाहने वाले हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 2019 में अगर ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर साथ चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए हक में अच्छा होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि असद साहब ममता बनर्जी से अलायंस हो पाएगा? देखिए, मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश में भी मगरबी उत्तर प्रदेश है। अब नेशनल इश्यूज़ है, वहाँ के हमारे लोकल लीडर्स ने अगर कोई बात कही है तो उस पर मेरे सदर मोहतरम और वो टीम और जो भी मामला था उस पर डिस्कशन होगा। उसके ताल्लुक से मैं ज़ाती राय ये है कि जो भी फैसला मेरे काबिल है वो अच्छा। सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं कि वो रोजगार लोगों को मुहैया करा रही है कहीं ना कहीं से, और जिस तरीके से मीट बंदी हुई यूपी में, तो कई जो मुसलमान घर थे उनके रोजगार ठप हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो रोजगार के लिए क्या होना चाहिए जो लोगों के हक में अच्छा हो? आपकी राय जानना चाहें इस पर। रोजगार के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, और तमाम मौके देने चाहिए। जो बच्चे तालीम से महरूम रहते हैं उनको तालीम के मौके देने चाहिए। अगर तालीम होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, ये तमाम चीज़ें होंगी तो लोग गलत काम नहीं करेंगे, चोरी डकैती लूट कम होंगी। उसकी वजह ये, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का 1 साल में देने का वादा किया मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन पूरी तरीके से वो फेल हो गए। जब रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पे आ जाऊंगा। जब रोजगार नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा कि मैं नोटबंदी करूंगा। रोजगार नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा कि रमज़ान में बिजली ऐसी आती, ईद पे ऐसी आती, दीपावली पे ऐसी आती। उनके पास कोई मौजू नहीं है, वो बार बार अपनी बात से पलट जाते हैं। अगर वो रोजगार देते तो आज जो नौजवान हैं वो परेशान नहीं होता। मैंने यही सोचकर मैंने सियासत में कदम रखा कि आजकल नौजवानों की कोई बात नहीं कर रहा। 90% पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ नौजवानों का, 60% से ज़्यादा नौजवान हैं लेकिन उनका वोट हासिल करना चाहती है। मैं तमाम नौजवानों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये हकीकत है कि नौजवानों, आप मज़हब और ज़ाती और सब चीज़ मत देखिए। जो आपको तालीम दे, जो आपको रोज़गार दे, उसके साथ खड़े होइए, और आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा रहेगा आपको रोज़गार दिलाने के लिए। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने तालीम हासिल करने के बाद ये फैसला किया, मैं एक इंजीनियर बन के सिर्फ कमाई नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक इंजीनियर बन के 5000 गरीब बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाने में मदद करूंगा, लॉयर बनाऊंगा। वो मेरे देश का मुस्तकबिल है। सिर्फ डायलॉग डिलीवरी से मोदी जी कुछ नहीं होने वाला, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। अखलाक, नजीब और अब पहलू खान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लोग मुस्लिमों को टारगेट करके मार रहे हैं,
कभी दलितों को, कभी मुस्लिमों को। दलित की बात तो हमारे पीएम मोदी साहब करते हैं, पर मुस्लिमों की जहां बात आती है वो बात नहीं करते हैं। इसके बारे में आपकी राय जाननी चाहिए। ये उनकी सोच है। वो ये समझते हैं कि मैं माइनॉरिटीज़ का, या तो ये समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। वही वो बात कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की। सवाल ये पैदा होता है क्या 125 करोड़ में यहाँ का 25 करोड़ मुसलमान क्या नहीं आता? रही बात ये है कि दलितों की भी क्या बात करते हैं? वो नहीं करते दलितों की बात। आप बताइए, अगर दलितों की बात करते तो दलितों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, क्या वो एक्शन ले रहे हैं? ऊना के लिए उन्होंने जो कहा कि दलित भाई को मत मारो, मुझे मार दो। क्यों तुम इतने कमज़ोर हो, तुमको मार दें? तुम तो अपने साथ कमांडो लेके घूमते हो, आपकी स्पेशल गाड़ी में घूमते हो। तुमको चाहिए था जो मेरे दलित भाई के साथ अत्याचार करेगा, मेरी पुलिस, मेरे जो प्रशासन है वो उनको अरेस्ट करेगा और उन गुंडों को जेल में डालेगा। ये आपको काम करना चाहिए था। दलित और मुसलमानों के लिए मोदी के पास कोई प्लान नहीं है। SC ST का बजट रिड्यूस किया गया, माइनॉरिटी का बजट रिड्यूस किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी सिर्फ इस देश को का भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और उनके लोग, जिसको दलित, मुसलमान और तमाम सेकुलर हिंदुस्तानी मिलकर उनकी सोच को नाकाम करेंगे। ये मुल्क योगी मोदी के फरमान से नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। कुलभूषण जाधव, पाकिस्तान में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अजमल कसाब को फांसी दी थी, हम कुलभूषण जाधव को फांसी देंगे। इसके बारे में असद साहब ने खुल करके बोला, बल्कि उन पर तोहमत लगाए जाते हैं कि कभी हिंदू समाज की बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं तो मुस्लिम समाज की बात करते हैं। तो इस पर आपकी राय क्या है? कुलभूषण जाधव हमारे देश के शहरी है, सिटीजन है, एक्सेप्ट किया। और रही बात ये कि हमने हमेशा अपने वतन के लिए बात की है, लेकिन वतन में रहकर वतन में जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोलना, ये है कि मैं वतन के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये उनकी आइडियोलॉजी है। जब मसला पाकिस्तान का है तो हमने तो कहा है कि गवर्नमेंट को, जब ये बिरयानी खाने मोदी जी चले जाते हैं, क्या खाने जाते हैं नहीं मालूम है, लेकिन हिम्मत है तो इस बार एक अपने देशवासी को छुटा लें, लेकर आए। हम तो नहीं गए पाकिस्तान। ये तो कह रहे थे जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाएगा, लेकिन हम तो नहीं गए पाकिस्तान, ये जरूर चले गए पाकिस्तान। तो ये सोच है। अगर मोदी गवर्नमेंट सीरियस है तो वापस लाने के लिए हर कोशिशें करनी चाहिए। तारिक फतेह को मैं कह रहा हूँ ना, लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान अगर एक सर तो 10 सर, अगर कुलभूषण को फांसी होती है तो तारिक फतेह को फांसी पे लटकाओ और जरा आडवाणी के बारे में सोच लेना, जो बेहतर लगे। आपने बात कही कि जो लोग बात करते हैं मिनट पर कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भारत माता की जय को राजनीति होती है, राष्ट्रगान को लेकर के राजनीति होती है। आज ही हमारी एक खबर है जिसे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जितने भी नारे और जो झंडे का निशान जो है उसे दिया है सारे मुस्लिमों ने दिया है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और इतिहास को दबाने की एक साजिश जो की जाती है उसके बारे में क्या कहना है? ये तो शुरुआत से ही रहा है। शुरुआत से ये बात रही है कि हमने हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने मुल्क पर मरने मिटने की कोशिशें की हैं। जब मुल्क की आज़ादी का मामला आया तो उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया तो और अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को आज़ाद कराया। हमारे दौर इक़्तिदार में कम्युनल टेंशन नहीं हुआ, 700 साल दावानी हुक्मरानी की, कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं हुई। हमने प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया शुरू से। और चाहे वो अगर महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया तो हमने दिया, अगर शिवाजी के साथ उनके कोई कमांडर इन चीफ रहा करते तो वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने तो हर जगह वतन के लिए किया, लेकिन जो लोग माफ़ीनामा लिख के देते थे आज वो हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये लोग अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हम लोग हिस्ट्री जानते हैं और उनसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, और वो हिस्ट्री हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और तमाम हिंदुस्तानियों को बताएंगे इंशाल्लाह कि इन लोगों ने ही माफ़ीनामा लिख कर दिया था। हमने तो इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें निछावर की थी। उलमाए कराम ने, ये मुसलमानों की पहचान। मिनट पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाली साध्वी प्राची ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक बयान दिया है कि 3 तलाक से अगर मुस्लिम लड़कियों को आज़ादी चाहिए तो हिंदुओं से शादी करें। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पहली बात यह है कि ट्रिपल तलाक मुसलमानों में कोई मुद्दा नहीं है, और आप रेशो देख लीजिए 2011 का सेंसस डेटा है कि हमारे अंदर कोई तलाक का मसला नहीं है। हमारे अंदर एक डेटा सर्वे का है कि हमारे अंदर अगर 1300 होते तो वहाँ 16,000 हो जाते हैं। दूसरी बात उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमेशा नफरत उगलने वाले लोगों से कि अगर तुम्हारी सोच अच्छी होती तो शायद शादाब चौहान आई लव यू बोल देता, लेकिन आपकी सोच ही अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को मंजूर नहीं, इसकी मर्जी। ये थे हमारे साथ पर्पल न्यूज़ के साथ आज शादाब चौहान, जो कि हमारे कहने पर यहाँ पर आए थे और वादे के अनुसार वो पक्के रहे कि पर्पल न्यूज़ को उन्होंने कुछ लम्हात अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। तो इसके बारे में आप जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं शादाब। मैं तमाम पर्पल न्यूज़ के व्यूअर से यही कहूँगा कि आप पर्पल न्यूज़ जो चीज़ें ला रहा है सामने, फैक्ट और फिगर ला रहा है, उसके साथ दीजिए, और जो भी लोग हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं उनको सबको साथ दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्पल न्यूज़ आने वाले वक्त में तरक्की भी करेगा और हकाइक पे मुबन्नी बातों को आवाम के दरमियान में लेकर